जय हिंद भाइयों, स्मार्ट आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग इतिहास के सेगमेंट को शुरू करेंगे और इतिहास के सेगमेंट में हम आज लोग प्राचीन इतिहास एशियंट हिस्ट्री को देखेंगे। लेकिन एशियंट हिस्ट्री से देखने से पूर्व हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या हमारे इतिहास को किस प्रकार से यूपीएससी में बांटा गया है और किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री को हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5 भागों में या 6 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला जो है इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा वाला जो है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ओपन वगैरह तो नहीं है, संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं समझाने का आपको प्रयत्न जरूर करूँगा। तो पहला हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा हुआ एशियंट हिस्ट्री, तीसरा हुआ आपका मेडुअल हिस्ट्री और चौथा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। पांचवा हुआ आज़ादी के बाद भारत का कंडीशन, क्या आज़ादी के बाद भारत का सिनेरियो रहा उसके बारे में। और छठा जो होगा आपका आर्ट एंड कल्चर होगा। तो ये टोटल आपका जो हुआ 6 पार्टों में पूरे के पूरे इतिहास को आप डिवाइड कर सकते हैं। आज हमारा जो सेगमेंट है एशियंट हिस्ट्री है। एशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग आज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, जिसका उद्विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आपको मैं ये नहीं बताऊँ कि इतिहास जानने के साधन में क्या क्या होता है, वो सब आप जानते हैं। आज मेरा ये बेसिक पर्पज ये है कि आज हम लोग सीधा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के साथ प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल पर मिले थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप जब देखेंगे आपके मैप में, तो आपका जो ये इधर वाला जो होता है पश्चिम का रीजन होता है, ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाले रीजन में टोटल जो आपके जो 5 नदियां बहती हैं, इसे हम पहले पंचनद कहते थे। तो वहाँ के अगल बगल जो क्षेत्र बटे थे उसे हम वहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, जिस कारण वहाँ पर जो सभ्यताएं बसी थी उसे हम सिंधु सभ्यता कहते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से या पद्धति से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति आज से लगभग 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी, ठीक है, के पूर्व माना जाता है। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी से पूर्व, ठीक है। ईसवी तो हमारी जो होती है वर्तमान में जो चल रहा है ये ईसवी है, लेकिन इससे यदि हम 100 वर्ष पूर्व जाते हैं तो इसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो आज से लगभग 4,500 वर्ष पूर्व जो है आपकी स्थिति है, कंडीशन देखा जाए तो, चूंकि 2500 वर्ष पूर्व को अब 4,500 वर्ष पूर्व ही मान सकते हैं आज से अगर देखा जाएगा तो, ठीक है। तो 1000 वर्ष की जब आप पीछे जाएंगे तो वहां पर ईसा पूर्व की कंडीशन आने लगती है, ठीक है। और 1000 के बाद जो आता है वो से हम ईसवी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति को आप कब कहाँ से अगर पूछा जाए कौन बताए कहाँ से होगा, तो आप 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच को सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप को की प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो एक खोजी व्यक्ति थे, जब वो आए तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि जाइए और भारत के आप जो है सभ्यताओं के बारे में देखिए। हुआ क्या कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो औपनिवेशिक काल में भारत के संसाधनों को दोहन करने के लिए ज़्यादा तेजी से रेल की पटरी बिछा रहे थे, ठीक है। तो रेल की पटरी बिछाते समय ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। जब ईंट की खोज किया गया तो वहाँ पर खुदाई कुछ मजदूर ईंट लेके चले आए, लेकिन उन ईंटों की स्थिति जब देखी गई तो जो वर्तमान में ईंट उस समय के वर्तमान की स्थिति में जो ईंट बनते थे उससे बेहतर ईंट थे, मजबूत थे और आकार में कुछ अलग थे। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से ईंट आपको मिले हैं, तो मजदूरों ने कहा कि यहीं पर थे, हम यहीं से निकाल लिए। तो वहीं से ये स्थितियाँ उत्पन्न होकर के सामने आई और वहीं पर लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए और यहाँ पर सर्वेक्षण करिए और निकालिए। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को, चूंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग हुआ था, तांबे का प्रयोग, तांबा और पीतल को मिला दिया जाता है तो कांसा बनता है, ठीक है। तो उस समय लोग जो है इस चीज को जानते थे, कांसे का प्रयोग क्या कैसे होता है इनको पता था, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं देखिए। भारत, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो भारत का मैप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला रीजन जो है J&K है। ऊपर सबसे पहले जो सभ्यता थी मांडा थी, जम्मू कश्मीर के रीजन में। इधर जो सबसे लास्ट वाला रीजन था हड़प्पा सभ्यता का,
बलूचिस्तान था, इसे सुद का गेंडोर कहते हैं। और इधर सबसे पश्चिमी रीजन है, इधर पूर्वी रीजन सबसे लास्ट वाला जो इसका छोर था, कह सकते हैं इस सभ्यता का जो अंत था, किस समय में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में मेरठ वाले रीजन में ये पूर्वी सीमा थी, और दैमाबाद महाराष्ट्र इसका दक्षिणी सीमा था। अर्थात यहीं तक भारत में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सभ्यताओं का विकास हुआ था। इनमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको काफ़ी हम सब ब्रीफली लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो करके, तो उस पर ये इसी समय की वीडियो थी, उसी समय की कहानी पर जो है चर्चित वीडियो बनाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। देखिए हड़प्पा कालीन जो नगर बने थे, नदियों के किस नदी के किनारे कौन से हड़प्पा कालीन नगर थे उस समय में, तो ये देखिए हड़प्पा जो था सभ्यता थी ये रावी नदी के तट पर बनी थी। मोहनजोदाड़ो था ये सिंधु नदी के तट पर बना था। लोथल जो गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे बना था। कालीबंगा राजस्थान में है घग्गर नदी के किनारे बसा था। रोपड़ पंजाब में है सतलज नदी के किनारे बसा था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे बना था। सुद का गेंडोर दास्क नदी के किनारे है, ये आपको मिल जाएगा बलूचिस्तान में। कुड़ाल ये सरस्वती नदी के किनारे बसा था। बनवाली जो है ये हमें लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में बना था। और चन्हुदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में बनवाली था। उसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता के बारे में आज हम हड़प्पा के बारे में बेसिकली देखेंगे, क्योंकि हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं थीं, सबसे पहले हड़प्पा, वहाँ पर हड़प्पा का बात इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे विकसित था, यही कारण था हड़प्पा का नाम लिया जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो सभ्यताएं थीं, मैं आपको बेसिकली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी, या आप सीधा मान लीजिए, हाँ ठीक है, 1750 ईस्वी के 20 के रीजन को आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब 1750 या आप 1500 इसको मान लीजिए। ठीक है, 1550 ईस्वी, जब 1500 आप आ जाएंगे तो 1500 में ऋग वैदिक काल शुरू हुआ था। ठीक है, वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी, और 1750 ईस्वी के बाद जो है वो ऋग वैदिक पीरियड आता है। ऋग वैदिक पीरियड जो आता है आपका 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक पीरियड आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल आ जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है। और उसके बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो क्षेत्र बने थे, जो हम नए नगरों का विकास हुआ था, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ताओं का उत्खनन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होता। टाइम पीरियड नहीं होगा तो मैं इसको समय समय पर क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, आज ये मेरी पहली क्लास है और बीच में मैंने छोड़ दिया है, जिस कारण मुझे समस्याएं हो रही हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को पढ़ने में समझ में आना चाहिए, बस मुझे मेरा यही उद्देश्य है, और मेरा रिवीजन होना चाहिए। मोहनजोदड़ो जो था वो राखलदास बनर्जी ने और मार्टिमन व्हीलर ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने खोज किया था, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर ने किया था। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। चन्हुदड़ो में सबसे ज़्यादा चूड़ी मिलते थे, इसको याद किए रहिए। गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने खोज किया था। वैसे ये सजावट के सामानों के लिए, कांच के वस्तुओं के लिए जाना जाता है। लोथल रंगनाथ राव ने खोज किया था। लोथल आपको मैंने बताया था कि कहाँ पर पाया गया, तो गुजरात में था। चन्हुदड़ो कहाँ पर था, पाकिस्तान में आप वर्तमान में है। किस नदी के किनारे चन्हुदड़ो है, बोल बताइए किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, मैं भी भूल गया हूँ। तो चन्हुदड़ो जो है आई होप यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको याद किए रहिए। ये चीज़ पूछता है कि कौन सा किस नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद बनवाली ये रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने किया था। कालीबंगा अमलानंद घोष ने एवं ब्रजवासी लाल ने किया था। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। सुद का गेंडोर, यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य पाए गए, घोड़े के दांत पाए गए हैं। सर मार्क आर्लस्टाइन ने किया था। सुद का गेंडोर इस समय जो है बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, नगर विन्यास पद्धति क्या चीज़ है, किस प्रकार से नगर बना था,
तो यह जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम के आधार पर बनाया गया था। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी नालियाँ होती थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ठीक है, सपोज दैट ये नगर है तो समकोण पर नालियाँ बनाई जाती थीं और ये जो है इस प्रकार से नगर बने रहते थे। ठीक है, वास्तुकला किस प्रकार से था? भारत में वास्तुकला का आरंभ जो सिंधु वासियों से हुआ था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब ये देखिए इतना मुझे जो लगता है कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये जो वैज्ञानिक स्थिति को देखा जाए तो पूरी की पूरे ब्रह्मांड जो है एक चक्री के रूप में चल रहा है। एक बार उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद विनाश हो रहा है। सिंधु सभ्यता हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विकसित नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद धीरे धीरे अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, लोग मर गए, फिर वहाँ से नई सभ्यताएं उत्पन्न होकर के आई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आप ऋग वैदिक पीरियड देखेंगे और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उसके बाद जो है आप यहाँ कंडीशन देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाली कंडीशन को, और आज तक वर्तमान में आप स्थिति देख ही रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि प्रकृति जो है अपनी चक्री लगातार चला रही है। ठीक है, सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिलें भी थीं। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मतलब मोहनजोदड़ो में अन्नागार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो आप मूवी जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। पुराने जो एक सांड बना हुआ था उसमें वो दृश्य दिखाएगा, आप उसको जो ऋतिक रोशन लेकर के चलता है तो आप उसको देखिएगा। फर्श कच्चा होता था, केवल कलिबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं, और तांबे तथा पीतल को मिलकर के कांसे का निर्माण होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, कृषि में क्या क्या स्थिति है? विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। ठीक है, सिंधु वासी चावल का साक्ष्य जो है लोथल में पाया गया है। बाजरा के साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र दोनों में पाया गया है। रागी जो सरसों होता है, इसके साथ साक्ष्य जो है वो कालीबंगा राजस्थान में पाए गए। आज भी राजस्थान में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, सिंधु वासी हल के साक्ष्य बनावली में मिले हैं, लेकिन यहाँ हल जो था लकड़ी का होता था। लोहे के हल जो आए थे वो उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा में 1000 वर्ष पूर्व जो पुराने लोहे के साक्ष्य मिले वहाँ पर लोहे के हल के रूप में मिले हैं। तो इसलिए माना जाता है कि लोहे के जो हल के साक्ष्य मिले थे वो उत्तर वैदिक काल में मिले थे। यही कारण था कि उत्तर वैदिक काल में लोग की कृषि व्यवस्था जो हो गई वो चरवाहे के रूप में ऋग वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में जो है वो कृषि पर आधारित हो गई, क्योंकि लोग अधिक मात्रा में जोत बो सकते थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहा मिल गया था। लोहा अच्छे तरीके से किसी भूमि को वो जोत बो सकता था। अकॉर्डिंग टू अगर आप उसे कंपेरिजन करेंगे लकड़ी के हल से तो ठीक है। तो कालीबंगा में अभी तो फिलहाल हम 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो कालीबंगा राजस्थान में जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त है। पशुपालन का क्या कंडीशन था हड़प्पा में के समय में या सिंधु सभ्यता के समय में? तो सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े के साक्ष्य सुरकोटदा अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा में अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार से था? तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। मतलब एक सामान लो और दूसरा सामान दो, वस्तु विनिमय। तो अभी मेरे समय में, मेरी उम्र इस समय 25 से 26 साल हो रही है, तो गांव में लोग आते थे तो कहते थे कि ठीक है आप ये सामान ले लीजिए और इस सामान को दे दीजिए। ठीक है, अब भी आते हैं गाँव में देखेंगे तो होता है। तो वस्तु विनिमय उसी समय से प्रचलन में वर्तमान समय में परंपराओं के रूप में चल रहा है। परंपराएं क्या होती हैं कोई पूछे तो थोड़ा मैं आपको धार्मिक रूप में बताना चाहता हूँ कि परंपराएं धर्म की एक शाखा के रूप में होती हैं। परंपराओं से ही धर्म जाना जाता है। यदि परंपराएं नहीं होंगी तो धर्म का कोई मोल नहीं होगा। ठीक है, तो परंपराएं यदि धर्म एक वृक्ष है तो परंपरा उसकी शाखा है। आप इसको ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आयातित वस्तुएं थीं। टिन कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से टिन लेते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान में आज भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चांदी अफगानिस्तान व ईरान से आता था। सोना अफगानिस्तान एवं दक्षिण भारत से आता था। सीसा
ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता है। अब लाजवर्द क्या चीज़ है मुझे ये नहीं क्लियर है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। ठीक है, तो बनिया टाइप लोग जो थे यहाँ पे ज़्यादा थे। ठीक है, वैसे आदमी को बनिया होना हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आज समय में बिना बनिया होए किसी का कल्याण नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा था, किसी को बुरा लगे तो यार क्षमा करना। देखिए धर्म किस प्रकार से था, तो हड़प्पा सभ्यता में से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात मंदिर मूर्ति पूजन के कोई अवशेष इनको नहीं मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की एक मुहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष के पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पीपल और बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीच मिलते हैं, अर्थात लोग भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, अंत्येष्टि किस प्रकार से होता था, मतलब लोगों को दफनाया किस प्रकार से ज़्यादा था, तो हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार की होती थी। एक पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे किसी एक साइट का नाम बताइए, अटल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि इसे एक साइट का नाम बताइए जहां युगल समाधान की स्थिति मिली हो, तो वहां पर लोथल होगा। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। लोथल में कौन सबसे ज़्यादा किसके साक्ष्य पाए गए हैं, तो लोथल में ये जो आपका होता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पोत जहाँ आकर के रुकते हैं। ठीक है, तो उसको वह बोला जाता है, पोत का किनारा जो होता है जहाँ सामान वामान ला करके ढोए जाते हैं, नाम नहीं क्लियर हो रहा है, भूले हुए हैं अभी। गोदीवाड़ा उसको बोलते हैं, गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा लोथल में सबसे ज़्यादा पाया जाता था। नोट में लिखा है कि विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। ठीक है, रोपण से मालिक और कुत्ते के साथ दफनाने की प्रथा मिलती है। रोपण आपका गुजरात में है, तो मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है इसमें। लिपि किस प्रकार से थी, इस 2500 से 1750 ईस्वी के बीच में, तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास A.L. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, जिससे हम ब्रुस्टोफोनल लिपि कहते हैं। इसमें तो नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्रुस्टोफोनल लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, इस कारण जो है अभी तक उसको समझा नहीं गया है। सिंधु लिपि में चित्रों में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, और बाएं से दाएं उर्दू लिखा जाता है यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। मेरा ये पहला क्लास है इतिहास का, धीरे धीरे मैं इसको सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।